नमस्ते बच्चों, मैं आपका गणित का अध्यापक चांद ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिभी आपके सामने अपनी अगली वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आज 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 6.3 का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में कुछ कसौटियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले त्रिभुज की समरूपता के लिए हमने एक परिभाषा दी थी, तो जिसमें हमने ये कहा था कि दो आकृतियाँ या दो बहुभुज, या फिर हमने त्रिभुज के लिए भी इसे परिभाषित किया था कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे। तो हमने कहा था कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि इसके तीनों कोण, यानी कि दो त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं, दो त्रिभुजों में यदि तीनों कोण या संगत कोण जो उनके बराबर होते हैं हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। तो यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं त्रिभुज क्या है, समरूप कहलाएंगे। तो आज हम कुछ कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। कसौटियाँ क्या कहलाती हैं? कसौटियों का मतलब है कुछ ऐसे गुण त्रिभुजों में होते हैं, यदि वो गुण हमें उनमें दिख जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इनमें जो पहली कसौटी है वो ये है कि यदि आपके पास दो त्रिभुज दिए हैं और उनके जो तीन कोण हैं, संगत कोण हैं तीनों, वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसलिए इस कसौटी को हम ए कसौटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ए कसौटी से आप याद रखेंगे कि हमें क्या चाहिए, दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। दूसरा है एस। इससे भी क्या है, हमें ज्ञात हो रहा है नाम से ही कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसे होनी चाहिए, समानुपात। कोण के केस में क्या थे, कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और जो भुजाएं हैं संगत वो क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। ये दो कंडीशन या दो क्राइटेरिया हैं, या हिंदी में हम कहते हैं कसौटियाँ। इसके बाद जो तीसरी कसौटी है वो ये कहती है कि संगत भुजाओं, याद रखना है आपको, संगत भुजाओं का एक युग्म मतलब युग्म से क्या अर्थ है, दो, यानी कि दो भुजाओं की बात हम कर रहे हैं। संगत भुजाएं जो हैं दो हम लेंगे तो उनका वो क्या होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, समानुपात में। और जो उनका आंतरिक कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आंतरिक कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको समझते हैं ज़रा। तो इसको नाम से आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान से क्या देखना है कि SAS, यानी अगर मान लो ये त्रिभुज है, यदि हम अभी आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं कि आंतरिक कोण क्या होता है, देखिए कोण के दोनों तरफ से जो भुजाएं हैं वो होनी चाहिए समानुपात में। जैसे मान लो ये ABC है, तो दूसरे त्रिभुज की भी हम ऐसी ही भुजाएं लेंगे। ये मान लो PQ है, R है, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं, मान लो ये और ये हम संगत भुजाएं ले रहे हैं जो यहाँ पे इनके साथ समानुपात में है। तो यदि ये समान अनुपात में दो भुजाएं दे रखी हैं, AB और AC दूसरे त्रिभुज के साथ, तो जो समानुपात वाली भुजाएं हैं ठीक है,
यानी कि ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी के बीच में जो कोण बना उसको हम कहते हैं आंतरिक कोण। तो इसलिए नाम भी ऐसे ही लिखा हमने, SAS नियम बताया है। नाम भी हम जो क्राइटेरिया हम लिखेंगे वो भी इसी आकृति के हिसाब से लिखेंगे कि इस तरह से यदि दो भुजाएं समानुपात में दे रखी और एक कोण हमें बराबर दे रखा है दो त्रिभुजों में, तो हम कहेंगे वो SS नियम से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, समरूप है। तो दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। चौथा हमारे पास है यदि दो युग्म बराबर हो, कौन से, कोणों के। पहले तो हमने कहा था कि यदि तीनों कोण बराबर होंगे तब हम कहेंगे समरूप है, लेकिन यदि हमें सिर्फ दो ही कोण दिए तो यदि दो ही कोण दिए तब भी हम कहेंगे कि ये समरूप है। क्यों कहेंगे वो हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आइए देखिए ज़रा अगली स्लाइड में इनको हम बारी बारी से समझते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहली जो हमने कसौटी पढ़ी थी ए, क्या कहा था हमने, ए कहा था, यानी कि कोण कोण कोण, यानी कि तीन कोण बराबर दिए, देखो संगत कोण। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो कोण ए और कोण पी है वो क्या है, 60 डिग्री के हैं, यानी कि बराबर है। कोण बी और कोण क्यू यदि देखें तो ये भी क्या है, बराबर हैं, 80 डिग्री के बराबर दिए हैं। और कोण सी और कोण आर भी क्या है, बराबर हैं, 40 डिग्री के बराबर। तो यानी कि दो त्रिभुजों में हमें तीन कोण बराबर दिख रहे हैं, और तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं ये, समरूप हैं। तो समरूप यदि हम बात करें दूसरे नियम की समरूपता की, तो वो है SSS, यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो भुजाएं हम बराबर नहीं कहेंगे, तो अगर बराबर होती हैं वो, अगर संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या होते हैं, त्रिभुज समरूपता के बजाय वो सर्वांग सम हो जाते हैं, वो बराबर त्रिभुज कहलाते हैं। तो भुजाएं क्या हैं, अनुपात में, समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखें AB/DE और BC/EF और AC/DF, इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इनका अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए हम देखें यहाँ पे कि क्या ये दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है क्या वो समानुपात में हैं। संगत भुजाएं इसकी AB और DE। तो AB/DE को यदि हम ज्ञात करें तो वह 3/4.5। तो 3/4.5 यदि हम देखें कितना अनुपात आएगा, ये दशमलव हटाएंगे, ये 30/45 आ जाएगा। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ 15 दूने 35, 15 3 45, तो ये अनुपात आएगा 2:3, यानी कि 2/3 इसका अनुपात आ गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि ये किस अनुपात में, 2:3 में है। इस तरह से यदि हम BC और EF को देखें तो 6/9। तो 6/9 कितना आएगा हमारे पास, 3 दूने 6, 3 3 9, यानी कि 2:3 में है ये भी। तो ये भी क्या है, 2:3 में है। 8/12 देखें तो 8 के 4 का टेबल देखें तो 4 दूने 8, ये 4 3 12। तो ये क्या आगे सभी भुजाएं क्या, देखो समान अनुपात में, 2:3। यहाँ पर भी 2:3, ये भी 2:3 में है, AC और DF। ठीक है। तो यदि हम देखें तो इन दो त्रिभुजों में जो तीनों भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। तो यहाँ पर क्या लगेगी, SSS समरूपता की कसौटी लगेगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे समरूपता को, ये S क्राइटेरिया लगा तो यहाँ पर क्या हो गई, ये समरूप आ गई। तो त्रिभुज की समरूपता को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे दो त्रिभुज हमारे पास हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के बीच में हम ये सिंबल लगाएंगे कि इस तरह से लहरदार, तो इसे हम कहते हैं समरूपता का चिन्ह। तो इन दो त्रिभुजों के बीच में ये चिन्ह लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC समरूप
है त्रिभुज DEF के। तो इसको पढ़ते हैं इस तरह से है कि त्रिभुज ABC समरूपता का चिन्ह है तो समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं और इस तरह से लिखते हैं। अब यदि हम आगे बढ़े हैं तीसरे समरूपता की कसौटी पर, वो क्या कहती थी, देखिए SAS यानी कि भुजा कोण भुजा। तो अभी यहाँ पे समझते हैं इस नियम को हम SAS नियम क्यों कहते हैं। जैसे दो भुजाएं हमें समरूपता के लिए क्या होनी चाहिए, समानुपात में दी है। मान लो AB और DE का अनुपात क्या आएगा, 2:3। ठीक है। यदि हम AC और DF को देखें, यहाँ पर भी 2 का टेबल लगेगा, 2 दूणे 4, 2 तीन 6। तो ये भी क्या आ गया, 2:3, यानी कि दो संगत भुजाएं हमें क्या दी हैं, समानुपात में। और इन दो भुजाओं के मध्य जो कोण दे रखा है A बिंदु पर इनका 50 डिग्री है, यहाँ पर D बिंदु पर 50 डिग्री, ये दोनों कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। इनको हम क्या, इस कोण को हम कहते हैं आंतरिक कोण। दो भुजाओं के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, आंतरिक कोण। यदि ऐसा हो तो हम कहेंगे SAS गुण से कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। इस तरह से अगला जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था दो कोण यदि त्रिभुज के दो कोण, यानी कि एक कसौटी जिसे हम कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कितने, दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यहाँ दिया देखो, कोण B और कोण E दोनों बराबर हैं, कोण C कोण F ये भी बराबर है। दो कोण बराबर नहीं है, लेकिन तीसरे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तीसरे के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए दो कोण जो त्रिभुज के वो कौन से, 60 और 40 हैं, यहाँ पर भी 60 और 40 है। यदि हम दोनों त्रिभुज में हम तीसरा कोण निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज के तीन कोणों का योग जो होता है आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, यदि हम इसमें से माइनस करें 100 डिग्री की, जो बाकी दो कोण हैं 60 डिग्री और 40 डिग्री दोनों में है, तो पहले त्रिभुज की यदि हम बात करें तो अगर माइनस करें तो ये कितना आएगा, 80 डिग्री। तो पहले त्रिभुज में 80 डिग्री है। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज की बात करें, वहाँ पर भी जो दो कोण दिए हैं वो 60 और 40 डिग्री के ही हैं, तो उनका योग भी 100 डिग्री होगा। तो वहाँ पर भी हमारे पास तीसरा कोण कितना आएगा, 80 डिग्री के बराबर। तो आइए देखिए यहाँ पे, यानी कि कोण A कितना है, 80 डिग्री, और कोण D भी कितना है, 80 डिग्री के बराबर है। तो यानी कि ये अगर दो कोण बराबर दिए हैं तो वास्तव में वो क्या है, A ही है। वास्तव में वो क्या है, A कसौटी ही है। तो यदि हमें दो कोण भी बराबर दे रखे हैं तो हम इसे भी कसौटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण तीसरे कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद अगली प्रमेय है 6.4, जिसमें हमने नाम दे रखा है SSS है ना। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें तीन भुजाएं समानुपात में दे रखी है। यदि हम स्टेटमेंट पढ़ें तो देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक के अनुपात में हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमारी जो परिभाषा है वो कहती है कि भी वो समानुपात में भी होने चाहिए और साथ में उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि यदि वो भुजाएं समानुपात में है तो उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोण बराबर होते हैं तो वो समानुपात में भी उनकी भुजाएं होंगी। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूपी हैं।
ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशनें क्या हैं, जब होंगी किसी त्रिभुज के लिए तो हम कहते हैं त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो दिया है वो ये दिया है कि दो त्रिभुज लेंगे हम ए बी सी और डी ई एफ में उनकी जो संगत भुजाएं उनकी अनुपात यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ। तीनों भुजाओं का अनुपात वो क्या है, बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो दो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि उसके संगत कोण क्या है, बराबर हैं, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, समरूप होंगे। ठीक है, अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे। तो जो छोटा त्रिभुज है, मान लो ए बी सी छोटा त्रिभुज है, डी ई एफ बड़ा त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई पर बिंदु एम और भुजा डी एफ पर बिंदु एन इस प्रकार लेंगे कि जो डी एम डिस्टेंस है वो ए बी के बराबर होगा और डी एन जो डिस्टेंस है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो फिर उसके बाद हम एम और एन को मिला देंगे। ठीक है, ये हमने रचना करनी है। इसके बाद उपपत्ति के में क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है अनुपात वो लेंगे। हमें कहा जो ए बी बटे डी ई है वो ए सी बटे डी एफ के बराबर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ए बी और ए सी इसलिए लिए क्योंकि इस साइड की जो भुजाएं हैं हमें ये अनुपात चाहिए। हम ई एफ को नहीं ले रहे हैं, बी सी और ई एफ को इसलिए नहीं ले रहे हैं, तो हमें ये साइड वाली भुजाएं लेनी है। तो ये लेने के बाद हम क्या कहेंगे, और हमें क्या दिया है, देखो ए बी और डी एम हमने बराबर लिए थे। अब हम सिर्फ इस त्रिभुज को लेंगे, डी ई एफ त्रिभुज को। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था कि जो डी एम है हमने इस तरह ले कि भाई वो ए बी के बराबर हो और ए सी डी एन के बराबर हो, रचना से है। तो इसको हम यहाँ पे भरेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी की जगह भरेंगे डी एम, ए सी की जगह डी एन, तो हमारे पास डी एम बटा डी ई किसके बराबर आएगा, डी एन बटे डी एफ के बराबर आएगा। अब हम लेंगे त्रिभुज डी ई एफ को। इसमें क्या है, डी एम बटे ई एम ई डी एम बटे एम डी ई वो किसके बराबर आएगा, डी एन बटे डी एफ, है ना। इससे हम पूरी भुजा भी ले सकते हैं। तो त्रिभुज में ये कैसे आएगा, ये बराबर है, ये कहाँ से बराबर है, ये हमने यहाँ देखो यहाँ निकाला है, तो यहाँ से हमने ये बराबर लिखा है ना। तो यदि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है तो हम बीपीटी के विलोम से कह सकते हैं कि जो एम और एन को मिलाने वाली भुजा है या रेखा है वो भुजा ई एफ के समांतर है, यानी कि एम एन ई एफ के समांतर है। ये कहाँ से आया, बीपीटी के विलोम से। तो यहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि जो डी एम एन कौन है, डी एम एन कौन है, यानी कि जो यहाँ पर कौन बना है और कौन जो ई पे बना है यानी कि डी ई एफ, ये दोनों कौन क्या हैं, बराबर हैं यदि वो समांतर है, क्योंकि क्या कहलाते हैं, संगत कौण कहलाते हैं। ये क्या है, संगत कौण है। तो यदि रेखाएं समांतर हों तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर हमने निकाल दिए। तो यदि ये बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एम एन और ई एफ जो भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सारी समांतर तो हमने निकाली थी, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं समांतर भुजाओं के। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम त्रिभुज डी एम एन और डी ई एफ यानी कि जो बड़े वाला त्रिभुज है इन दोनों को लेंगे। यदि इन दोनों में हम देखें तो हमने अभी ज्ञात किया था, देखिए क्या ज्ञात किया था हमने, जो कोण एम है वो कोण ई के बराबर है ज्ञात किया था। और इसी तरह से जो ये संगत कोण है तो कोण एन और कोण एफ ये भी क्या है, बराबर हैं। और यदि कोण डी को देखें तो ये देखिए ये क्या है, दोनों त्रिभुज में डी एम एन में भी है और डी ई एफ में भी ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ कोण है, कोण डी बराबर कोण डी दोनों त्रिभुज में है।
ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये 3 कोण आगे 2 त्रिभुजों के बराबर, तो हम कहेंगे ए समरूपता प्रमेय से जो हमारा त्रिभुज DMN है, छोटे वाला त्रिभुज, वो त्रिभुज DEF के समरूप है। ठीक है, ये समरूपता प्रमेय से है ए समरूपता, जो हमने इससे पहले सबसे पहली जो समरूपता ये प्रमेय है जो हमने अभी सिद्ध नहीं की है, तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज DMN और त्रिभुज DEF ये क्या आगे समरूप आगे। तो यदि ये समरूप है, हम कहेंगे DM/DE बराबर है MN/EF के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो DM/DE है वो किसके बराबर है, MN/DF के बराबर है। तो इसके बाद यदि हम यहाँ पर DM और की यहाँ पे वैल्यू भरें, है ना, DM किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो हमने यहाँ पे ये कंडीशन निकाली थी यहाँ से DM/DE और DN/DF, इसमें सिर्फ हमने DM की जगह AB लिया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो यहाँ से एक भुजा और हम ले रहे हैं, तो जो AB और D का अनुपात है वो किसके बराबर है, MN/EF। तो हमने कौन सी भुजा ली, ये देखिए, हमने भुजा ली ये वाली, है ना, ये वाली साइड वाली भुजा नहीं ली हमने। कौन सी भुजा ली है, ये वाली भुजा ली, MN और EF। तो ठीक है, क्योंकि पहले ये वाली भुजाएं हमारे पास ऑलरेडी थी, तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हो कि इसकी जो संगत भुजाएं वो अनुपात में होनी चाहिए। तो ये एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है, दूसरी एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। ठीक है, तो ये संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो DM हमारे पास AB के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास AB और DE का अनुपात है MN/EF के बराबर है। तो समीकरण 1 है। परंतु जो AB/DE है वो BC/EF के बराबर भी है, ये दिया है हमें। देखो 2 अनुपात दिए थे वहाँ पे, तो दूसरे का इस्तेमाल हम यहाँ पे करें, समीकरण 2 उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 से ये निकाला हमने, और जो दूसरा भाग इसका दिया था वो हमने समीकरण 2 लिया। तो 1 और 2 से देखिए, जो बायां पक्ष है देखो AB/DE बराबर है, तो दाएं पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से आगे MN/EF BC/EF के बराबर है। तो यहाँ से हम EF और EF को काट देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा MN/BC के बराबर है। यानी कि जो हमारे पास भुजा MN है इस त्रिभुज की, वो क्या है, BC के बराबर। यानी कि ये BC और MN के आगे बराबर आ गए, है ना। जो छोटा त्रिभुज लिया था ये तो हमने पहले ही बराबर लिया था, ये इसके बराबर लिया था और ये इसके बराबर लिया था। अभी जो तीसरी भुजा है ये भी क्या आ गई, बराबर आ गई इन त्रिभुजों की, छोटे त्रिभुज जो हमने लिए थे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब देखिए ABC और DMN जो 2 त्रिभुज हमारे पास हैं, है ना, जो हमने DEF में छोटा त्रिभुज बनाया था, 2 भुजाएं तो हमने बराबर ले ली थी कि भाई M और MN हम इस तरह से ले रहे थे कि जो कि भाई AB और BC क्या हों, AB और AC क्या हों, इसकी DM और DN के बराबर होने चाहिए क्रमशः। तो ये तो हमने ले लिया था। तो उसके बाद जो हमने जो भी इसमें सर्वांग समता का जो नियम लगाया था, वहाँ से हमने क्या किया, समरूपता से हमारे पास जो तीसरी भुजा है वो भी बराबर आ गई। तो बराबर आ गई, तो यहाँ पे देखिए अब दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC और DMN में जो भुजा AB और AC, तो DM और DN के बराबर रचना से है हमारे पास। और अभी अभी हमने ये सिद्ध किया कि इसकी जो तीसरी भुजा है इन दोनों त्रिभुज की, वो भी बराबर है, सिद्ध किया है। तो तीनों भुजाएं यदि बराबर हों तो 2 त्रिभुजों की, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम।
तो ये सर्वांग समता की एस एस कसौटी है। देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एस एस कसौटी तो समरूपता के लिए भी और क्या कहते हैं सर्वांग समता के लिए भी। ये सर्वांग समता में क्या आती हैं भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो अभी हम प्रूव कर रहे हैं एस एस कसौटी एस 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 कसौटी, उसमें क्या है ये समान अनुपात में है, ये अनुपात समान है इनका, ठीक है, इसमें भुजाएं बराबर हैं। तो इस तरह से जो है त्रिभुज ए बी सी और डी एम एन हमारे पास क्या आ गए सर्वांग सम, यानी कि बराबर हैं। यदि ये एक दूसरे के सर्वांग सम हैं और साथ में हमने पहले प्रूव किया था जो त्रिभुज डी एम एन है वो डी ई एफ के समरूप है, तो इन दोनों को कंबाइन करने से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो भी डी एफ ई एफ के समरूप होना चाहिए। तो यही हमें सिद्ध करना था। अब आगे बढ़ते हैं। अगली प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.5 कहती है वो किससे रिलेटेड है, SAS है ना। तो ये जो तीसरे नंबर का जो हमने कसौटी पढ़ी थी SS समरूपता नियम, तो उसके बारे में है। तो कहती है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो जो एक युग्म हम लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं ABAC जो है भुजा, दूसरे त्रिभुज DEF की भुजा DE और DF, ये दो युग्म लिए हमने, दो त्रिभुज के एक युग्म, ठीक है। तो ये दो भुजाएं क्या दे रखी हैं, आपस में समानुपातिक हैं और इनके बीच का आंतरिक कोण, इन दो भुजाओं के बीच का कोण जो हमें अनुपात में दे रखी है, यानी कि ABAC और इस त्रिभुज में DE और DF, इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण D और कोण A क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, हमें दो त्रिभुज लेने ABC और DEF जिन्हें हम समरूप प्रूव करेंगे। उनमें क्या दिया है, दोनों त्रिभुजों में जो कोण A है और कोण D है वो बराबर है और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में दे रखी हैं, यानी कि AB अपॉन DE किसके बराबर होगी, AC/DF। दो भुजाएं जो हैं वो अनुपात में, तीसरी इसलिए नहीं क्योंकि वो दी नहीं है। तो हमें दो भुजाओं की बात की गई है, यानी कि एक युग्म की बात कही है, यानी कि AB और AC और DE और DF। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसके लिए हम रचना करेंगे कि जो सबसे पहले त्रिभुज DEF में भुजा DE और DF पर क्रमशः बिंदु P और Q इस प्रकार अंकित करेंगे कि DP AB के बराबर हो तथा DQ AC के बराबर हो, है ना। जो DP है वो AB के बराबर है और जो DQ है वो AC के बराबर हो। उसके बाद हमने P और Q को आपस में मिला दिया। ये हमारी रचना थी। अब देखिए त्रिभुज ABC और DPQ में जो हमने नया त्रिभुज बनाया है PQ को मिला के, और जो हमारे पास त्रिभुज दिया था ABC, तो इसमें हमने देखिए क्या दिया है। सबसे पहले तो इसमें यदि हम देखें त्रिभुज ABC और DPQ में हम देखें तो हमने रचना में लिया जो AB है वो DP के बराबर है, जो AC है वो DQ के बराबर है, डबल डैश के साथ दे रहे हैं। उसी तरह से जो कोण A है कोण D के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, SAS। तो SAS नियम द्वारा हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या आएंगे,
सर्वांग सम, ये सर्वांग समता का ऐसे ऐसे नियम है। देखने ऐसा मत सोचिए कि ये तो हमें सिद्ध करना है, ये इसी का नियम, इसी नियम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सर्वांग समता का नियम है जो हमने 7th क्लास में पढ़ा, और हम जो निकाल रहे हैं वो समरूपता के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज के आगे सर्वांग सम आगे, तो समीकरण 1 आगे देखिए। अब हमें क्या दे रखा है, ए बी बटे डी ई किसके बराबर है, ए सी बटे डी एफ। जो दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है, ये दिया है हमें कि दो एक युग्म जो है अनुपात में वो हम ले रहे हैं। अब जो ए बी है वो देखिए डी पी के बराबर है, और जो ए सी है वो डी क्यू के बराबर है। तो हम इनको हम चेंज कर रहे हैं डी पी और डी क्यू से, तो हमारे पास ये अनुपात मिल गया, यानी कि डी पी बटे पी ई किसके बराबर आ गया, डी क्यू बटे क्यू एफ के बराबर आ गया। अब हम त्रिभुज डी ई एफ लेंगे, तो त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, हमने ये सिद्ध किया है यहाँ पे ऊपर, है ना। तो ये अनुपात बराबर आ रहे हैं इस त्रिभुज में। तो यदि ये दोनों अनुपात यानी डी पी बटे डी ई डी क्यू बटे डी एफ ये जब बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा है वो क्या है, ई एफ के, भुजा ई एफ के, यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो बी पी टी के विलोम से हम कह सकते हैं जो पी क्यू है वो ई एफ के समांतर है। ठीक है, यदि ये समांतर है, ई एफ और पी क्यू यदि समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये कोण पी है कोण ई के बराबर है, और जो कोण क्यू है वो कोण एफ के बराबर है। ये यहाँ से आया अभी, यानी पहले नहीं दिया है, अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि पी क्यू और ई एफ क्या है, समांतर भुजाएं हैं। यदि पी क्यू और ई एफ समांतर भुजाएं, इसका अर्थ ये होगी ये जो इसके संगत कोण है वो भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। आपको हमें मालूम है कि यदि दो भुजाएं रेखाएं समांतर होती तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये संगत कोण कहलाते हैं। इसके बाद अब हम त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि एक छोटी त्रिभुज और एक बड़ी त्रिभुज हम लेंगे। तो यदि हम देखें यहाँ पे हमें क्या ज्ञात है, अभी अभी हमने ज्ञात किया, जो कोण P है कोण E के बराबर है, कोण Q कोण F के बराबर है। यदि ऐसा है तो हम ए समरूपता का नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो यदि दो कोण बराबर हो गए, ये हमने सिद्ध किया दोनों, है ना, बराबर हैं क्योंकि समांतर ही रेखाएं। तो ए समरूपता से हम कह सकते हैं कि जो ये त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ ये क्या होना चाहिए, समरूप होने चाहिए, है ना। तो यदि ए समरूपता नियम से ये दो त्रिभुज समरूप हैं, तो इसको हम समीकरण 2 दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में और 2 से हम देखेंगे जो त्रिभुज ए बी सी है वो डी ई एफ के समरूप सिद्ध हुआ। कैसे, क्योंकि जो त्रिभुज डी ई पी क्यू है ये किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज ए बी सी के, यानी कि दोनों बराबर हैं। यदि ये इसके समरूप है तो ये भी तो इसके समरूप होगा, है ना। तो इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।